चलो स्टूडेंट्स, क्षैतिज परास पर चर्चा कर रहे थे हम। प्रक्षेप गति हमने शुरू कर दिया था और क्षैतिज परास का अधिकतम मान निकालना हमने सीख लिया था कि 45 डिग्री के कोण पर जब हम क्षैतिज परास का मान निकालते हैं तो अधिकतम मान होता है अगर किसी समान वेग से किसी प्रक्षेप को फेंका जाए, प्रक्षेपित किया जाए किसी भी कण को, तो जब वो 45 डिग्री में फेंका जाता है तब उसका सबसे अधिकतम मान आता है। ये चीज हमने पता कर ली थी और ये हमने बिल्कुल सीख लिया था। अच्छा, अगर मैं इसी चर्चा को आगे बढ़ाना चाहता हूं, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि मेरे पास मान लीजिए कि समान वेग से दो कण को फेंका गया है। एक्स और वाई अक्ष बना लिया है हमने, ठीक है, एक्स अक्ष और वाई अक्ष हमने बना लिया है और समान वेग से मैंने दो कण को फेंका है। पहला कण यू से और दूसरा कण भी यू से, यू और यू वेग से मैंने इनको फेंका है। ठीक है, पहला कण जो फेंका है, पहला कण मान लेता हूं मैंने फेंका है कितने डिग्री कोण पे? 43 डिग्री के कोण पे। कितने डिग्री कोण पे? 43 डिग्री कोण पे। और दूसरा कण मैंने फेंका है 48 डिग्री के कोण पे। कितने कोण पे? 48 डिग्री के कोण पे। ठीक है, ये दोनों कोण मैंने आपको दे रखे हैं। वो देखने में लग नहीं रहे हैं 43 से 48 डिग्री के, बहुत पास कोण है, लेकिन फिर भी आप मान लो अभी के लिए कि 43 डिग्री और 48 डिग्री के कोण पर मैंने इसको फेंका है। और मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि ये जो कोण है, इन दोनों कोण में जो क्षैतिज परास आएगी, इनमें से क्षैतिज परास ज्यादा किसकी होगी? किसकी क्षैतिज परास जो होगी वो ज्यादा होगी और किसकी कम होगी, आपको बताना है। तो पॉज करो वीडियो को, थोड़ा सोचो इसके बारे में, थोड़ा विचार करो कि क्या होगा और विचार करने के बाद मुझे बताओ कि क्या होने वाला है। ठीक है, अच्छा, मैं मान के चल रहा हूं कि आपने अभी सॉल्व कर लिया, खुद से आपने पूरा दिमाग लगा लिया इसके अंदर, आपका जवाब भी आ गया है सही से, लेकिन मैं अभी मेरा कर्तव्य है कि आपको इसका सही जवाब बताऊं। हम इसका सही जवाब कैसे करेंगे? हम जानते हैं कि जो क्षैतिज परास होती है, वो क्षैतिज परास आर सबसे ज्यादा कहां आती है? 45 डिग्री पे। सबसे ज्यादा कहां आती है? 45 डिग्री। बिल्कुल सही बात है। आर का मान जो है वो 0 डिग्री से 45 डिग्री तक बड़ा होगा। 0 डिग्री से 45 डिग्री तक बड़ा होगा, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, और आर का मान जो है वो 45 डिग्री से 90 डिग्री 45 डिग्री से 90 डिग्री तक कम हुआ होगा, तभी तो 45 पे सबसे ज्यादा मान होगा ना। ठीक है, अगर किसी चीज का मान 0 से 90 डिग्री के बीच का मैं देखता हूं, मैं क्षैतिज परास का मान देखता हूं कि वो अपना अधिकतम रूप लिया है उसने और फिर कम हुआ है, तो अधिकतम का मतलब ये होता है कि वो शुरू में बहुत कम होगा, शून्य होगा और फिर बड़ा होगा, अधिकतम क्या होगा, फिर वापस कम आने लगा होगा। तो हम ये कह सकते हैं 45 डिग्री मान जो होगा वो अधिकतम होगा। इसका मतलब यह है कि जैसे जैसे एंगल बड़ा होगा 0 से 45 तक, वैसे वैसे क्षैतिज परास का मान बढ़ता गया होगा, 45 पे सबसे अधिकतम हुआ होगा। ठीक है, और जैसे 45 के आगे हम बढ़े होंगे तो मान घटना शुरू हो गया होगा। या मैं ऐसा कह सकता हूं कि 45 डिग्री के पास, 45 डिग्री के नजदीक जितना एंगल होगा, जितना कोण होगा, उतना ही अधिकतम मान, उतना ही मान ज्यादा होगा क्षैतिज परास का। ठीक है, तो अगर आपको पूछा जाए कि इन दोनों कोण के बीच में किसका क्षैतिज परास ज्यादा है, तो आप बोल सकते हो कि क्षैतिज परास 43 डिग्री 48 डिग्री में से 43 डिग्री का ज्यादा है, क्योंकि वो 45 डिग्री के ज्यादा पास है। 45 माइनस 2 यानी कि 43 और 45 प्लस 3 यानी कि 48, तो 2 और 3 डिग्री का फर्क है। तो जिसमें कम फर्क आएगा उसका क्षैतिज परास ज्यादा आएगा। आप ऐसा कह सकते हो कि 45 के पास जो होगा उस पर ज्यादा मान आएगा। तो हमारे पास क्या आया कि क्षैतिज परास का मान किसका ज्यादा होगा? 43 डिग्री का ज्यादा होगा। किससे ज्यादा होगा? 48 डिग्री से। तो इस चीज को आपको अच्छे से याद रखना है। अगर आपको याद हो तो पिछले क्लास में हमने एक क्वेश्चन और किया था जिसमें मैंने आपको पूछा था कि आप वो समय बताओ कि जब प्रारंभिक वेग के साथ 90 डिग्री का कोण बनाने लगेगा, जब जो तात्क्षणिक वेग जो होगा वो 90 डिग्री का कोण बनाने लगेगा। ठीक है, उसी तरह का एक सवाल और हम आज देखते हैं और चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, अब आप इतना पारंगत हो गए हो उस टॉपिक से कि आप वैसे सवाल कर सकते हो कि किसी कण को हमने इस प्रकार से एक्स और वाई अक्ष में, ठीक है, परवलयिक पथ पर फेंक दिया है। यू से हमने इसको फेंका है, वो इस प्रकार जाएगा करके यहां पर आके गिर जाएगा। अगर ऐसा है और मैंने उसको वेग दिया है कितना? मैंने वेग दिया है उसको 50 मीटर प्रति सेकंड और 53 डिग्री के कोण पर फेंका है, और 53 डिग्री के कोण पर मैंने उसको फेंका है। तो आपको बताना है कि कितने समय के बाद ये प्रारंभिक वेग के साथ कितना? प्रारंभिक वेग के साथ कितने डिग्री का एंगल ले लें हम? कितने डिग्री ले लें? 83 डिग्री का एंगल बनाएगा। 83 डिग्री का कोण
बनाएगा। कितने 83 डिग्री का कोण बनाएगा ये आपको बताना है कि कितने समय के बाद 83 डिग्री का कोण बनाएगा। अच्छा, इसके अंदर बहुत ही खास बात हम क्या इस्तेमाल करने वाले हैं, जो कि प्रक्षेप गति की सबसे खास बात क्या होती है कि x घटक जो होता है, जो वेग का x घटक होता है वो नहीं बदलता है, वेग का x घटक नहीं बदलता है। तो हम इसी को इस्तेमाल करने वाले हैं। लेकिन कैसे करने वाले हैं, हम मानते हैं कि किसी समय t के बाद वेग कुछ इस प्रकार हो गया है, वेग कुछ इस प्रकार हो गया है कुछ समय t के बाद, जो कि इधर की तरफ है, कुछ इस तरह की तरफ है, ठीक है। ये हम मान लेते हैं v वेग है, और आपको पता है कि इन दोनों के बीच का कोण जो है वो 83 डिग्री है। मतलब अगर मैं उसको उठाकर इधर लाकर यहां पर रख दूं तो मैं बोल सकता हूं कि ये जो कोण है ये 83 डिग्री का कोण है, इसके बीच में और इसके बीच में जो कोण है ये 83 डिग्री का कोण है। तो ये कोण कितना होगा, कुल मिलाकर 83 डिग्री है, तो ये कोण कितना होगा, ये 30 डिग्री का कोण बनेगा, ये 30 डिग्री का कोण बनेगा। तो आपको पता चल गया है कि ये क्षैतिज के साथ 30 डिग्री का कोण बना रहा है, बिल्कुल ये 30 डिग्री का कोण बना रहा है, ठीक है। अब हम बोल सकते हैं कि v cos 30 जो होगा वो 50 cos 53 के बराबर आएगा, क्योंकि x घटक नहीं बदल रहा है। हम बोल सकते हैं v 50 cos 53 डिग्री बराबर v cos 30 के बराबर होगा, ठीक है। यहां से v कितना मिल जाना है मुझे, 50 cos 53 बटे cos 30, ठीक है। इनका मान रख देंगे तो कितना कितना मान आ जाएगा, 50 इंटू cos 53 कितना आता है हमारे पास, cos 53 आएगा हमारे पास 3/5, और cos 30 कितना आ जाएगा, √3/2, ठीक है। sin 37, ठीक है, 3/5, 5, ये 30 इंटू 2/√3, सही किया है ना मैंने, 30 बटे हाथ कितना हो जाएगा ये, इंटू 10 20√3, 20√3 मीटर प्रति सेकेंड इसका मान हो जाएगा, जो कि v का मान मेरे पास आ गया है, 20√3 मीटर प्रति सेकेंड इसका v का मान मेरे पास आ गया है। लेकिन मुझे तो समय पता करना है कि कितने समय बाद ये घटना होगी। तो कितने समय बाद ये घटना निकालने के लिए हम y डायरेक्शन में लगाएंगे। तो y डायरेक्शन में इसका वेग क्या होगा, v sin 30, ठीक है। और यहां पर कितना होगा, u cos 30, यानी कि 50 sin 53, ठीक है, 50 sin 53। तो यहां लिख देते हैं, यहां पर लिखेंगे तो 50 sin 53 vy बराबर uy प्लस AYT, ये फॉर्मूला लगा लेंगे हम, ठीक है। अगर ये लगा लेंगे तो माइनस u sin 30 कितना हो जाएगा, माइनस u sin 30 v sin 30 बराबर uy कितना है, 50 sin 53 माइनस AY कहां है हमारे पास, g, और ये t। तो यहां पे मान रखते जाओ और t का मान निकाल लो। तो 20√3 आ जाएगा, माइनस 20√3/2 बराबर 50 sin 53, 50 इंटू sin 53 4/5 माइनस GT 10 इंटू t, ठीक है। हो गया काम आपका। ये sin 30 को मैंने 1/2 रखा है, यहां पे 10 का जाएगा, माइनस 10√3 इक्वल टू 40 माइनस 10t। तो 10t कितना आ जाएगा, 40 माइनस 10√3, और t यहां से आ जाएगा 4 माइनस √3 सेकंड के बराबर। तो ये समय लगेगा, इतना समय लगेगा इस कण को अपने प्रारंभिक वेग से 83 डिग्री का कोण बनाने के अंदर। तो इस प्रकार की चीज अगर आपसे पूछी जाए कि इतना कोण है, ये है और वो है, फलाना ढिमका है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपको पता है कि वो कोण इसी प्रकार से सिलेक्ट करके देगा, इसी प्रकार से आपको चूज करके देगा वो कोण जो कि एक अच्छा सा वैल्यू बना रहा होगा। जैसे इसके अंदर देखा आपने कि 53 + 30 83 बन गया था। अगर कुछ और कोण होता 45 होता, तो 45 + 30 अगर हो जाता तो आपको उसी हिसाब से कितना 75 डिग्री का दे देता है, 75 डिग्री का कोण बताओ कब बनाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार की वैल्यू आपको मिलेंगी और आसानी से आपका हल होता जाएगा, ठीक है। तो ये चीज समझ में आई, तो हम आगे बढ़ते हैं, इसी को आगे लेकर चलते हैं। प्रक्षेप्य पथ के समीकरण की भी बात की थी हमने ना, थोड़ी बहुत चर्चा प्रक्षेप्य पथ के समीकरण पे भी करी थी हमने, तो उसी को आगे बढ़ा लेते हैं, उसी को देख लेते हैं क्या होगा, ठीक है। अच्छा, समीकरण याद है कि आपको जल्दी जल्दी अपनी कॉपी में समीकरण लिखो तो जल्दी से, ठीक है। अपने आप से लिखो पहले समीकरण क्या था, समीकरण y बराबर, जल्दी से लिखो y बराबर, अगर समीकरण आपको याद है तो आगे चलो, x tan थीटा माइनस gx² बटे 2u² cos² थीटा, यही समीकरण था, ठीक है।
एक्स टेन थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर बटे 2u² cos स्क्वायर थीटा, ये हमारे पास समीकरण आ गया था। तो इससे आपको क्या समझ में आता है, आपको इससे क्या समझ में आया, क्या चीज सीख सकते हो आपको इससे ये समझ में आना चाहिए कि y और x के बीच में एक द्विघात समीकरण बन रहा है, एक क्वाड्रेटिक बन रही है हमारे पास। तो मैं जानता हूं एक जब क्वाड्रेटिक बनती है मेरे पास, एक क्वाड्रेटिक समीकरण बनता है, तो इसके अंदर द्विघात समीकरण में हर एक y के लिए 2x मिलेंगे मुझे, हर एक y के लिए 2x मिलेंगे मुझे। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि अगर आप इस जो देखते हो इसका समीकरण, इसके पथ को देखते हो, इसके पथ को देखते हो तो किस प्रकार से ये चल रहा है, ऐसे चल रहा है, ठीक है। अगर मानता हूं कि कुछ y कुछ ऊंचाई की बात करता हूं, तो इस ऊंचाई के लिए मुझे x के 2 मान मिलेंगे, x के 2 मान मिलेंगे। कौन कौन से, इसको मान लेता हूं x1 और इसको मान लेता हूं मैं x2, इसको मान लेता हूं x1 और इसको मान लेता हूं x2। तो हर y के लिए मुझे x के 2 मान मिलने वाले हैं, ठीक है। ये चीज समझ में आई। अच्छा, अगर मैं कहता हूं कि मुझे यहां से यहां तक पहुंचने में समय लगेगा t1 और यहीं से यहां तक पहुंचने में समय लगेगा t2, यहां से यहां तक पहुंचने में समय लगेगा t2, ठीक है। किसी दूसरे का रंग से बना लेते हैं। ये समय t1, यहां से यहां तक पहुंचने में समय t1, ठीक है। और यहां से आगे तक पहुंचने में समय लगा मुझे यहां तक t2, ठीक है। तो आपको बताना है, आपसे मैं पूछता हूं कि t1 प्लस t2 का मान क्या होगा, t1 प्लस t2 किसके बराबर होगा, यह चीज आपको बतानी है। कैसे करोगे भाई इसको, इसमें सबसे पहले आपको मानना पड़ेगा कि कितने वेग से हमने इसको फेंका है, u से u वेग दिया है हमने इसको, और कितने कोण पे फेंका है, थीटा एंगल पे फेंका है, ठीक है। ये आप मान सकते हो खुद से, ये चीज आप खुद से निकाल सकते हो। अगर ऐसा है, आपने ये पता कर लिया है, तो आप बोल सकते हो कि अगर मैं एक y की बात करता हूं तो एक y पे 2x हैं, x1 और x2। पहले x1 ने पहुंचने के लिए टाइम लगा है t1 और दूसरे x1 ने पहुंचने के लिए टाइम लगा है t2। तो मैं बोल सकता हूं कि y जो है वो uy माइनस 1/2 dt स्क्वायर के बराबर आएगा। ये किस प्रकार से आया था, समझ में आया था आपको ना, ये चीज समझ में आई थी। uy प्लस हाफ ayt इसको लिखा था हमने, ay को लिख दिया, माइनस जी तो हमें मिल गया। यहां से इसको अगर थोड़ा सॉल्व करता हूं तो कितना आएगा, 2y बराबर 2uy माइनस gt स्क्वायर, ये मुझे मिल जाना चाहिए यहां से, ठीक है। अगर साइन में अगर चेंज कर दूं यहां से क्या मिल जाएगा, gt स्क्वायर माइनस 2uy प्लस 2y बराबर 0। क्या मेरे पास एक द्विघात समीकरण मिल गया है टी के अंदर, क्या मुझे टी के अंदर एक द्विघात समीकरण मिल गया है। अगर मैं चाहता हूं कि इस द्विघात समीकरण को हल करूं, तो ये किसके बराबर आएगा, ये जो होगा इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, मैं बोलता हूं कि यहां से t1 प्लस t2 जो होगा वो माइनस b बटे a के बराबर होगा। तो वो क्या होगा, 2uy बटे g, ठीक है। अगर आपके पास कोई समीकरण होता है द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, और इसके 2 रूट हैं a, b, अल्फा, बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा जो होता है वो किसके बराबर आता है, माइनस बी बाय ए के बराबर आता है, ठीक है। और यहां से माइनस बी बाय कितना आया, t1 प्लस t2 कर मैं इसके 2 रूट मान लेता हूं, वही 2 रूट होंगे ना जो x1 और x2 पे पहुंचने में लगा समय, वही समय यहां से मुझे मिलने वाले हैं। तो यहां से 2uy मिला, यहां से g मिला, अगर ये 2uy और g यहां से मुझे मिला है तो अल्फा प्लस बीटा क्या आएगा, माइनस बी बाय ए के बराबर आएगा। तो यहां से मुझे t1 प्लस t2 किसके मिला, माइनस बी यानी कि 2uy अपॉन g। और आप जानते हो 2uy अपॉन g किसका फॉर्मूला है, ये आप अच्छे से जानते हो कि जो टोटल टाइम लगता है, जो इसका उड्डयन काल होता है, वो किसके बराबर होता है, वो 2uy बटे g के बराबर आता है, वो 2uy बटे g के बराबर आता है। तो आप कह सकते हो कि यहां से यहां तक पहुंचने में यहां से यहां तक पहुंचने में लगा समय, और ये समय जो है और यहां से यहां तक पहुंचने में जो लगा समय है, इन दोनों का योग जो है वो टोटल टाइम यानी कि कुल उड्डयन काल के बराबर आएगा। मतलब हम कह सकते हैं कि अगर किसी कण को यहां से यहां तक फेंका जाए, ठीक है, अगर t2 समय इसके अंदर लग रहा है और t1 समय इसके अंदर लग रहा है, तो यहां से यहां गिरने में जो समय लगेगा, यहां से यहां तक गिरने में समय जो लगेगा वो भी t1 के बराबर ही होगा, अगर यहां से यहां तक t2 लग रहा है। तो आप देख सकते हो कि यहां से आपको दिख रहा है कि t2 प्लस t1 जो होगा वो 2uy बटे g, ओके, कैपिटल T के बराबर आएगा। तो हमें यहां से एक चीज पता चली, ठीक है। अच्छा, ये चीज आपको पता चली, आप अच्छे से इसको याद रखोगे, आप t1 प्लस t2 के बराबर है, और यहां से अगर मुझे t1 t2 गुणा निकालना हो किसके बराबर आएगा, तो t1 इंटू t2 किसके बराबर आ जाएगा, देख सकते हो आप, cy a के बराबर आएगा, तो 2y बटे g के बराबर होगा, ठीक है। जितनी h पर हो, जितनी हाइट पर हो, उसको आप वहां पर रख सकते हो। तो t1 t2 का गुणा इसके बराबर आ जाएगा, इसके अंदर कोई घबराने वाली बात है नहीं। चलो आगे चलते हैं, हम देखते हैं समीकरण की बात हम कर रहे थे, ये जो हमें पथ का समीकरण मिला था,
इसके ऊपर चर्चा हम कर रहे थे, इसके ऊपर चर्चा करते हैं तो इसको और समझते हैं, इसको और आगे लेके चलते हैं, किस प्रकार से हम इसको पढ़ सकते हैं और क्या क्या चीजें इसके अंदर से हमें मिल सकती हैं, इसको हम समझ सकते हैं। चलो आओ देखो क्या कर सकते हैं हम इसके अंदर। अच्छा, मैं क्या इसको इस प्रकार लिख सकता हूं, क्या y जो है वो x tan थीटा के बराबर है माइनस जी एक्स स्क्वायर बटे 2u स्क्वायर, या नीचे रहने दो और ऊपर कर दो सेक स्क्वायर थीटा, ऊपर कर दो सेक स्क्वायर थीटा। ऐसे लिख सकता हूं मैं इसको, 1 बटे कॉस स्क्वायर थीटा को क्या लिखा मैंने, सेक स्क्वायर थीटा, तो x tan थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर बटे 2u स्क्वायर, सेक स्क्वायर थीटा को क्या मैं 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा लिख सकता हूं। सेक स्क्वायर थीटा को मैं 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा लिख सकता हूं, मैं बिल्कुल इसको ऐसे लिख सकता हूं। ठीक है, तो ये एक और मुझे एक तरह का तरीका और मिल गया है समीकरण लिखने का, एक तरीका और मिल गया है समीकरण लिखने का। इसको मैं थोड़ा सा अगर अरेंज करूं तो मुझे क्या मिलेगा, y इज इक्वल्स टू एक्स tan थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर बटे 2u स्क्वायर माइनस जी एक्स स्क्वायर बटे 2u स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं? ठीक है, आप देख सकते हो मुझे यहां पर क्या मिला है, मुझे मिला है थीटा में द्विघात समीकरण, थीटा के अंदर द्विघात समीकरण। और इसको अगर आप अरेंज करना चाहते हो तो इसको यहां पे से लिख सकते हो जी एक्स स्क्वायर बटे 2u स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, और इसको इधर ले जाओ, या माइनस लिया था, ये माइनस, इसको भी माइनस कर दो, इसको माइनस कर दो, इसको माइनस कर दो, इसको प्लस कर दो, इधर इसको प्लस कर दो, तो ये प्लस माइनस एक्स इंटू टेन थीटा प्लस कांस्टेंट पूरा आ जाएगा यहां पे, जो कि एक्स जी एक्स स्क्वायर बटे 2u स्क्वायर प्लस वाई के बराबर होगा। ठीक है, ये भी मुझे एक द्विघात समीकरण मिल गया है थीटा के अंदर, थीटा के अंदर मुझे द्विघात समीकरण मिल गया है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब समझो, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि अगर मुझे x और y पता हो, अगर मुझे x और y पता हो कि मुझे कहां पर भेदन करना है, किस जगह पर मारना है, किस जगह पर प्रक्षेपण को पहुंचाना है, जिस चीज को प्रक्षेपित किया है उसको पहुंचाना है, किस कण को पहुंचाना है, तो अगर मैं उसको उस बिंदु को जानता हूं, वो बिंदु मेरे पास है, x और y का मेरे पास मान है, तो मेरे पास हर u के लिए 2 थीटा के मान आने वाले हैं, हर u के लिए 2 थीटा के मान आने वाले हैं। कि मेरे पास अगर u मैं फिक्स कर दूं और x और y फिक्स कर दूं तो मेरे पास थीटा के 2 मान में आएंगे, तो उन 2 थीटा पर मैं फेंक सकता हूं, तो वो जो मेरा कण है वो वहां तक पहुंच जाएगा, जो मेरा बिंदु है, जो टारगेट है, उस टारगेट तक मैं उसको पहुंचा सकता हूं। तो थीटा के अंदर भी आपसे पूछा जाए कि आपको u दे दिया, g दे दिया, y दे दिया, x दे दिया और u दे दिया, g तो हमारा मान है, ये फिक्स है। ठीक है, ये दोनों चीजें दे दी, पूछे कि कौन सा थीटा होगा, किस थीटा पे आपको फेंकना पड़ेगा, तो आप कैसे करोगे, आप बोलोगे कि मुझे पास एक समीकरण है जो कि पथ का समीकरण है, उसके अंदर थीटा का मान निकालने के लिए मैं एक द्विघात समीकरण बनाऊंगा थीटा के अंदर, और थीटा के 2 मान निकालकर आपको दे दूंगा। ठीक है, वो मेरा सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से आप इसको कर सकते हो। हम और आगे चलते हैं और समीकरण का और देखते हैं किस प्रकार से हम इसका रूप देख सकते हैं और किस प्रकार से इसको किस रूप में हम इसको रख सकते हैं या देख सकते हैं। आप इसको लिखते जाओ, साथ साथ नोट्स बनाते जाओ। ठीक है, साथ साथ आप इसको नोट्स बनाते जाओ, ये चीजें लिखते जाओ, यही आपके नोट्स हैं। ठीक है, यही नोट्स हैं, कुछ अलग से मैं आपको बोलकर बताना, नोट्स लिखवाने का कोई फायदा नहीं है। मैं जो बोर्ड पे लिख रहा हूं, जो आपको बताता जा रहा हूं, ये आप लिखते जाओ, ये नोट्स हैं आपके पास, और आप अपने हिसाब से अपने हिसाब से आप जो चीज आपको समझ में आ रही है उसको कॉपी में लिखो, अपने हिंदी में लिखो, इंग्लिश में लिखो, किसी भी लैंग्वेज में लिखो, लेकिन जो लैंग्वेज आपको समझ में आ रही है वो लिखो, ताकि आप बाद में जब नोट्स को पढ़ोगे तो आपको हाथों हाथ समझ में आ जाएगा कि सर ने क्या बताया था और इस चीज का मतलब क्या है। ठीक है, सिर्फ डायग्राम मत बनाओ, उसके अंदर 2-4 लाइनें लिख लिया करो। चलो आगे हम देखते हैं हमें क्या है, y इज इक्वल टू एक्स tan थीटा है, एक्स tan थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर बटे 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ये हमारे पास था। ठीक है, ये हमें मिल गया था। मैं क्या करता हूं, इस वाले इस पद को साइन थीटा से गुणा कर देता हूं और भाग कर देता हूं। कोई फर्क पड़ेगा क्या इसमें? कोई फर्क नहीं पड़ेगा, साइन थीटा से गुणा भाग कर दोगे सेम से, अगर समान राशि से अगर आप उसको गुणा भाग कर देते हो कोई फर्क पड़ने नहीं वाला। तो जी एक्स स्क्वायर बटे 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा होगा, ये साइन थीटा बटे साइन थीटा में मिला है। अच्छा, ये साइन थीटा बटे साइन थीटा मिल रहा है, तो मैं इसको क्या करता हूं, कॉस थीटा, और इसको भी यहां पर कॉस स्क्वायर थीटा को कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा लिख देता हूं, और ये एक साइन थीटा मैं यहां पे साथ में चला देता हूं, और मैं यहां पर साइन थीटा चला देता हूं। ठीक है, अच्छा भाई, तो देखो एक्स tan थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, माइनस जी एक्स स्क्वायर यू स्क्वायर साइन 2 थीटा, और इस जी को नीचे ले आऊं, तो क्या बनेगा मेरे पास, यहां से इसको हटा दो, इस जी को मैं इसके नीचे ले आया हूं नीचे, तो यू स्क्वायर 2 साइन थीटा कॉस थीटा, क्या बनाया, साइन 2 थीटा, तो यू स्क्वायर साइन 2 थीटा
बाय जी, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय जी, ये हमें मिला यहां पर। और क्या हुआ, और क्या हुआ, और क्या मिला मुझे, ये मिला मुझे यहां से साइन थीटा बटे कॉस थीटा, जो एक यहां बचा है, जो एक साइन थीटा और कॉस थीटा यहां बचा है, ये क्या बन गया मेरे पास, टेन थीटा। क्या बन गया, टेन थीटा। और आप जानते हो कि यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बटे जी किसके बराबर होता है, आर के बराबर होता है। किसके बराबर होता है, आर के बराबर होता है, क्षैतिज परास के बराबर होता है। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या बनेगा यहां से, एक्स टेन थीटा माइनस एक्स स्क्वायर टेन थीटा बटे आर। और यहां से अगर मैं एक्स टेन थीटा कॉमन ले लेता हूं तो कितना ही खूबसूरत रूप बन गया है यहां पे, 1 माइनस एक्स बाय आर। एक्स टेन थीटा 1 माइनस एक्स बाय आर, ये एक बहुत ही सुंदर रूप बन गया है हमारे समीकरण का, पथ के समीकरण का, प्रक्षेप पथ के समीकरण का। मुझे यहां पर ये खूबसूरत रूप मिल चुका है। और इसी के ऊपर हिरडों में एक सवाल है जो कि हम कर लेते हैं कि एक कण को प्रक्षेपित किया गया है, एक कण को प्रक्षेपित किया गया है इस प्रकार से कि वो अपने मूल बिंदु मतलब जहां से उसको प्रक्षेपित किया गया है उससे 4 मीटर दूर, उससे 4 मीटर दूर एक 4 मीटर ऊंची दीवार से बिल्कुल इस प्रकार निकलता है कि बस अगर टच हो जाता तो वापस गिर जाता, ठीक है, इस प्रकार से निकल जाता है। और दीवार से कुछ 14 मीटर दूर जाकर गिर जाएगा, दीवार 14 मीटर दूर जाकर गिर जाता है। आपको बताना यह है कि कितने थीटा पर मैं इसको प्रक्षेपित करूं। पहले तो आपको ये बताना है कि कितने थीटा पर हम इसको प्रक्षेपित करेंगे, ये आपको बताना है। किस प्रकार से बता पाओगे, अगर आपको ये वाला रूप पता है इस समीकरण का, पथ के समीकरण का ये वाला रूप अगर आपको पता है तो ये बहुत आसानी से आप कर सकते हो। आप जानते हो कि 4 मीटर दूर 4 मीटर ऊंची दीवार, 4 मीटर दूर 4 मीटर ऊंची दीवार, तो ये जो पॉइंट होगा, इस पॉइंट का जो निर्देशांक होंगे वो 4,4 होंगे। इस पॉइंट के जो निर्देशांक होंगे, इस बिंदु के निर्देशांक होंगे वो 4,4 होंगे। भाई अच्छी बात है। तो y जो है वो x tan थीटा 1 माइनस एक्स बाय आर के बराबर है, ये आपको पता है। अगर आपको ये पता है तो आप बोल सकते हो कि y की जगह 4 और x का 4 रखो, ये वाला निर्देशांक जो है वो इसके अंदर बिल्कुल सही बैठेगा। तो y 4/4 और tan थीटा तो मुझे चाहिए 1 माइनस x कितना है, वही 4, और r कितना है, r क्षैतिज परास है। क्षैतिज परास कितनी है, ये प्लस ये कितनी हो गई 18, कितनी हो गई 18। तो ये 4 से 4 कट गया यहां पर, और यहां कितना बचा, 1 बराबर tan थीटा 18 माइनस 4 बचा आपके पास कितना, 18 माइनस 4 कितना होता है 14/18, यानी कि 7/4 7/9। तो tan थीटा कितना आ गया 9/7 9/7, ये आ गया आपके पास tan थीटा, या बोल सकते हैं थीटा बराबर tan इनवर्स 9/7 जो होगा वो इसके बराबर होगा। थीटा बराबर 9/tan इनवर्स 7 जो होगा वो इसके बराबर होगा। अगर मैं इससे पूछ लेता आपसे कि कितने वेग से प्रक्षेपित किया जाएगा, तो भी आप बता सकते थे या नहीं बता सकते थे। आप बोल सकते थे कि ये वाला भी मुझे आता है ना, ये वाला भी रूप मुझे आता है। अब थीटा मुझे पता चल गया, एक्स पता चल गया, वाई पता चल गया, सब कुछ मुझे पता है। जो पहला रूप था उसके अंदर यू भी मैं इसको आसानी से इसके अंदर निकाल सकता हूं, तो उसमें भी कोई बड़ी बात नहीं होगी। आप निकाल के देख लेना चाहो तो उसको आप निकाल सकते हो। हम आगे बढ़ते हैं। चलो, ये तो बात हमने क्या की, ये तो बात हमने की जब हमने धरती से धरती पर प्रक्षेपण किया और फेंका, हमारे कण को धरती पर ही फेंक दिया, ठीक है। और इस प्रकार उसमें किस प्रकार से हमारे फॉर्मूले बने और क्या क्या चीजें बनी उसकी हमने चर्चा की। मतलब आपका दोस्त और आप दोनों ही पृथ्वी पर खड़े थे, धरती पर खड़े थे, चांद पर नहीं थे, ठीक है, पृथ्वी पर ही खड़े थे। और पृथ्वी से आपके दोस्त ने जब फेंकी थी गेंद तो आपने पृथ्वी पर खड़े रहकर ही उसको कैच कर लिया था। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि आपका कोई दोस्त हो और वो किसी बिल्डिंग पर खड़ा हो, किसी चोटी पर खड़ा हो, किसी मीनार पर खड़ा हो, और खड़ा होने के बाद वो ऊंचाई से आपको कोई बॉल फेंकता है, कोई कण फेंकता है, कोई वस्तु फेंकता है, कोई पत्थर फेंक कर आपको मारता है, तो क्या होगा, तो हम कैसे करेंगे ऐसे सवालों को, या किस प्रकार से हम इसको देखना चाहिए, हमें कैसी गति को किस प्रकार देखना चाहिए, क्या हमें उसको प्रक्षेपी गति में पढ़ना चाहिए या हमें उसे किसी और चीज में पढ़ना चाहिए, किसी और रूप में हमें उसको पढ़ना चाहिए। तो हम देख लेते हैं। अगर आपका कोई दोस्त है वो बहुत ही चंचल है, अगर वो चंचल दोस्त आपका क्या करता है कि किसी चोटी पर खड़ा हो जाता है और आपको बोलता है कि आप नीचे खड़े हो जाओ जमीन पर, ठीक है, किसी चोटी पर खड़ा हो जाता है और आपको बोलता है कि आप जमीन पर खड़े हो जाओ, और यहां से एक गेंद को फेंकता है, यहां से एक कण को फेंकता है, एक गेंद को फेंकता है किसी u वेग से, u मीटर प्रति सेकंड के वेग से, और आपको बोलता है कि आप यहां खड़े हो x में, यहां पर आप खड़े हो, ये आप खड़े हो जाओ यहां पर, ठीक है, ये आप खड़े हो, और यहां से x दूरी पर वो गेंद को पहुंचाना चाहता है आपके पास, और जो ऊंचाई है चोटी की वो h है, ठीक है, h ऊंचाई से
फेंकता है, बोलता है कि आपको कैच करनी है, अगर आप कैच नहीं कर पाते हो तो आप हार जाओगे। ठीक है, इसने गेंद को फेंका है, इसने गेंद को फेंका है और गेंद कुछ प्रकार से आपके पास आएगी, इसके प्रकार से आपके पास आएगी अगर आप कैच कर पाते हो तो। ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। तो ये गति कौन सी होगी या किस प्रकार का रूप लेने वाली है, तो इसको हम स्टडी करते हैं, इसको हम देखते हैं किस प्रकार का ये पथ लेने वाली है। हमें पता है कि इसका जो वेग है वो u है, वो क्षैतिज दिशा में है, वो क्षैतिज दिशा में है, u वेग है। तो इसको हम लिख सकते हैं कि इसको अगर मैं दो पार्ट में बांटता हूं, दो भाग में बांटता हूं, x और y में, अगर मैं इसको x और y में बांट लेता हूं तो x में ux कितना आएगा, ux जो आएगा उसके बराबर आएगा u मीटर प्रति सेकंड के बराबर आएगा। भाई बहुत अच्छी बात है, u मीटर प्रति सेकंड के बराबर हमारा वेग आ गया है। और यहां से ax की अगर बात करता हूं तो वो कितना आएगा, अगर ay की बात करता हूं तो वो कितना आएगा, और uy की बात करता हूं तो वो कितना आएगा, ये मुझे देखना है। uy की बात करो तो इसके पास जो वेग है पूरा इसके पास जो वेग है वो पूरा x में है, पूरा x में वेग है इसके पास। बिल्कुल सीधा अगर आपने लिया है को, बिल्कुल एकदम सीधा अगर आपने फेंका है तो आपने वेग नीचे की तरफ तो कुछ दिया ही नहीं। जब आपने नीचे की तरफ वेग नहीं दिया है तो uy तो कितना हो जाएगा, uy हो जाएगा शून्य। कितना हो जाएगा, शून्य। तो uy वेग जो दिशा जो y दिशा में है वो शून्य हो जाएगा। ax की बात करते हैं तो ये हम चर्चा कर चुके हैं, x जो होता है वो 0 मीटर प्रति सेकंड के बाद होता है और ay मैंने हो जाए वो -10 मीटर प्रति सेकंड के बराबर हो जाता है। और मैंने 0 लिख दिया था तो गलती से लिख दिया था, अगर आपने लिख लिया तो ठीक कर लो। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं। ये हमें मिल चुकी हैं सारी चीजें मिल चुकी हैं मुझे। अब मैं x और y की बात करता हूं, h और x की बात करता हूं। ठीक है, यहां से मैंने इस कण को फेंका है तो मैं बोल देता हूं कि ये मेरा मूल बिंदु है, ये मेरा मूल बिंदु है। ठीक है, अच्छा x चलने में मुझे क्या करना पड़ेगा, x चलने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, x चलाने के लिए मुझे कौन सा वेग मदद करेगा, कौन सा वेग मेरी हेल्प करेगा। तो x चलाने के लिए जो x का वेग है वही मेरी मदद करेगा। x का वेग क्या है, u, और मान लेता हूं मैं t समय लगता है इसको नीचे तक आने में, t समय लगता है इसको नीचे तक आने में। तो t समय में कितना चला है ये आगे, x दिशा में, क्षैतिज दिशा में कौन सा कितना चला है, x चला है। तो x जो होगा वो u इंटू टी के बराबर होगा। हाँ कहना, x जो होगा वो u इंटू टी के बराबर होगा। ठीक है, ये चीज आपको अच्छे समझ में आनी चाहिए। अगर बात करते हैं h की, अगर हम बात करते हैं h की, इसको मैं किस प्रकार से लिख पाया, चलो ये देख लो पहले। हाफ इंटू ax टी स्क्वायर ये मैंने लिखना चाहता था। ठीक है, और ये x जो था वो 0 हो जाएगा तो यहाँ पूरा शून्य हो गया है। यहां से x जो है मुझे ut के बराबर मिल गया है। ये पहला मेरा एक इक्वेशन बन गया है, इसको मैं रख लेता हूं अपने पास। ठीक है, अब बात करूं मैं h की, तो h की बात करूं तो मूल बिंदु से नीचे की और जो लंबाई होगी वो माइनस में लूंगा। तो -h बराबर uy t प्लस हाफ ay की जगह पे क्या रखूं, ay की जगह पे क्या रखूं, चलो कुछ मत रखो अभी, टी स्क्वायर इसको ऐसे लग दो, यहां भी माइनस मत लगाओ। अभी आप देखते हैं हम अगली स्टेप में h को मैं -h लिख दूंगा क्योंकि नीचे की तरफ लिया है मैंने। uy का मान यहां से देखो तो आपको मिल जाएगा शून्य है, अगर शून्य है तो ये पूरा शून्य हो जाएगा। मुझे यहां से मिलेगा हाफ ay की जगह पे रखूं -g और टी स्क्वायर। ठीक है, समय तो उतना ही लगेगा ना, जितने देर आगे जाएगा उतनी देर नीचे गिरेगा ना, जितनी देर आगे जाएगा उतनी ही देर नीचे गिरेगा। तो टी समय तो बराबर रहेगा दोनों के अंदर टी समय तो बराबर रहेगा। ये एक ही तो कण है जो टी समय के लिए चल रहा है, कोई दो अलग अलग कण थोड़ी है। जितना देर नीचे गिरने में लगा है उतनी ही देर तक आगे जा पाएगा। ठीक है, ये चीज आपको याद रखनी है, ये चीज आपको समझनी है। तो कितना हो जाएगा, h जो है वो 1/2 gt स्क्वायर के बराबर आ जाएगा। यहां पर h जो होगा वो 1/2 g इंटू एक्स बटे यू के बराबर हो जाएगा। ये समझो मैंने क्या किया है, पहले समीकरण से यहां से t का मान रख दिया x बटे यू, तो यहां से मुझे क्या मिल गया, h जो है वो किसके बराबर मिल गया, 1/2 जी एक्स स्क्वायर बटे यू स्क्वायर के बराबर मिल गया है। ठीक है, अब अच्छा मैं h की जगह y लिखना चाहता हूं तो लिख सकता हूं, उसमें कोई बड़ी बात तो है नहीं, y भी लिख सकता हूं मैं इसको h को, क्योंकि है तो y दिशा में ही। तो कितना हो जाएगा, y बराबर 1/2 जी एक्स स्क्वायर बाय यू स्क्वायर। तो y और x के बीच में एक किस प्रकार का रिलेशन बना है, किस प्रकार का संबंध मिला है, मुझे द्विघात समीकरण मिला है। अगर मेरे पास द्विघात समीकरण आता है y और x के बीच में, तो जो पथ बनता है वो एक परवलयिक पथ बनता है, परवलयिक पथ बनता है। तो ये तो हमें पता चल गया कि ये जो पथ बनने वाला है यहाँ पर एक परवलयिक पथ ही बनने वाला है। अगर परवलयिक पथ बनने वाला है तो परवलयिक पथ तो हम पढ़ चुके हैं, परवलयिक पथ हमें पता है किस प्रकार से हल किया जाता है, x को अलग करते हैं, y को अलग करते हैं, उसके अंदर दोनों को अलग अलग करते हैं, जो कि हमने यहाँ पर किया है, उसी से पता भी किया है। अगर परवलयिक पथ है तो अगर मैं आपको बोलता हूँ कि यहाँ पे अगर किसी t समय के बाद आपको बताऊं कि वेग कितना है, अगर किसी भी t समय के बाद पूछता हूं आपसे कि वेग कितना है, तो आप बोलोगे कि x डायरेक्शन का जो वेग है, x डायरेक्शन का वेग है वो u के बराबर ही रहेगा, वो u के बराबर ही रहेगा। और y डायरेक्शन का जो वेग है, y डायरेक्शन का वेग है वो किसके बराबर हो जाएगा, वो हो जाएगा uy माइनस gt, यानी कि यहां से uy तो शून्य था स्टार्टिंग में ही, तो vy जो होगा माइनस gt के बराबर हमें
मिलेगा। तो आप कह सकते हो किसी भी टी समय पर, यहां निकालो यहां निकालो यहां निकालो यहां निकालो, किसी भी टी समय पर एक्स डायरेक्शन का जो वेग है, एक्स जो है वो तो यू के बराबर ही रहेगा, वो तो यू के बराबर रहेगा। जो शुरुआत के अंदर एक्स दिशा में जो घटक था वो तो बराबर ही रहेगा, और वाई दिशा का जो है वो माइनस जीटी के बराबर आपको मिल जाएगा। ठीक है, इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है, इसको आपको इतना याद नहीं रखना है, इतना रटना नहीं है, चीजों को आपको समझना है। आपके पास 3 समीकरण है, उन 3 समीकरणों का इस्तेमाल हो रहा है सब जगह पर, सब जगह इस 3 समीकरण का इस्तेमाल करके ही हम सारे सवाल कर पा रहे हैं। ठीक है, तो अगर आपको कुछ चीज याद नहीं आती है, एकदम से आपको फॉर्मूला याद नहीं है, कुछ भी याद नहीं है, तो आप उनको समीकरणों का इस्तेमाल करके भी इसको हल कर सकते हो। ठीक है, तो हम आगे चलते हैं और देखते हैं कि एक सवाल इसके ऊपर हम किस प्रकार से बना पाएंगे। अगर हम चाहते हैं कि हम इसके ऊपर एक सवाल करें तो हम बना देते हैं बिल्कुल सवाल कि किसी मीनार से या किसी चोटी से जो कि 100 मीटर की ऊंचाई पर है। ठीक है, बिल्कुल हम बिल्कुल आसान सा डेटा ले लेते हैं, जो भी आंसर आएगा देख लेंगे उसके अंदर। ठीक है, 100 मीटर की ऊंचाई पर हमने प्रक्षेपण किया है, बिल्कुल क्षैतिज दिशा में प्रक्षेपण किया है। अगर आप इस टॉपिक का इस चीज का टॉपिक लेना चाहते हो तो आप लिख सकते हो ऊंचाई से प्रक्षेपण। क्या लिख सकते हो? ऊंचाई से प्रक्षेपण। ठीक है, या बिल्कुल अगर स्पेसिफिक करना चाहते हो तो ऊंचाई से लिखो आप ऊंचाई से क्षैतिज प्रक्षेपण, क्योंकि हम बिल्कुल सीधा फेंक रहे हैं अभी। ठीक है, सीधा फेंक रहे हैं तो उसमें किस प्रकार से होगा। ठीक है, 100 मीटर की मीनार से हमने कुछ इस प्रकार से प्रक्षेपण किया है। कितना किया है? मान लेते हैं 10 मीटर प्रति सेकंड के वेग से प्रक्षेपण किया है। ठीक है, ये आपको दे दिया है मैंने। आपको बताना है कि कितनी देर में नीचे गिरेगा, कितनी देर में नीचे गिरेगा और कितनी दूर जाके गिरेगा। बिल्कुल सबसे आसान सवाल, जो कि सबसे आसान सवाल इसके अंदर बन सकता है, मैं आपसे पूछ रहा हूं। ठीक है, तो हम मान लेते हैं कितनी दूर जाके गिरेगा, एक्स दूरी जाकर ये गिरेगा। कितनी देर में गिरेगा? मान लो आप लिखो वैल्यू, शुरू पहला क्वेश्चन है इसलिए एक्स और वाई अलग अलग करके लिख लो। यहां पर यूएक्स कितना है आपके पास? यूएक्स है आपके पास 10। ठीक है, और यूआई कितना है आपके पास? यूआई है 0, कि वाई डायरेक्शन में कोई है ही नहीं, वाई दिशा में कोई इसका वेग ही नहीं है शुरू में। ठीक है, ax कितना है? ax 0 है, ये आप जानते हो, और ay कितना है? -10 है, या -g, आप जो भी लिखना चाहते हो उसको लिख सकते हो। मान रखना पड़ेगा, तो मान हम -10 यहां पर रख रहे हैं। ठीक है, अच्छा ये चीज आपको पता चलेगी किस प्रकार से करेंगे। अब हम इसका बोल सकते हैं कि दूसरा समीकरण क्या बोलेगा? -h जो है वो, या पहले समीकरण लिख लो, h जो है वो uyt प्लस हाफ ayt² के बराबर होगा। ठीक है, अगर ऐसा है तो h की जगह पे क्या रखूं? -100। माइनस क्यों? क्योंकि जिस बिंदु से फेंका है हमने, उस मूल बिंदु से नीचे की जितनी भी दूरियां हैं उसको हम नेगेटिव लेंगे, ऊपर कितनी है उसको पॉजिटिव लेंगे। तो 100 नीचे है तो -100 बराबर uy 0 है तो ये पूरा ही शून्य हो जाएगा, बराबर हाफ इंटू ay की जगह पे -10 रखूंगा मैं, और ये कितना ले लूंगा? t²। ठीक है, तो कितना आ जाएगा? यहाँ पे माइनस से माइनस कट गया इधर, और ये 5 बार चला गया, 20 बचेगा, 20 बराबर t²। तो t कितना आ गया मेरे पास? √20 के बराबर आ गया, √20 सेकंड के बराबर मेरे पास टाइम आ गया। तो √20 सेकंड इसको लगेंगे, करीब 4 सेकंड के आसपास इसको लगेंगे। 4.5 मान लेते हैं, लगभग 4.5 सेकंड के आसपास इसको लगेंगे। कुछ ही मत मानो आप, तो √20 सेकंड इसको आप लिख सकते हो। ठीक है, अब पूछा जाता है कितनी दूर जाके गिरेगा, यहां से कितनी दूर जाएगा, तो अब किसको क्या लिखोगे? जो दूरी है वो x बराबर u इंटू टी के बराबर होती है, तो u इंटू टी के बराबर रख लोगे। किस प्रकार से रखोगे इसको? आप बोलोगे कि u कितना है, 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 u तो x वाला है ना, तो कितना है? 10, और टाइम कितना है? √20। तो ये 10 √20 इसकी इतनी दूरी पे जाके ये गिरेगा, इतनी दूरी पे जाके ये गिरेगा। लगभग 40 मीटर की दूरी ये आ जाएगी, थोड़ी सी ज्यादा, 40 मीटर से हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा। अगर इसको मैं जनरलाइज कर लेता इस चीज को, और समय निकालना होता मुझे, जनरल फॉर्मूला अगर मैं निकालना चाहता इसका, तो मैं 100 को क्या लिख लेता हूं? इसको लिख लेता हूं h। क्या लिख लेता हूं? h, और इसको मैंने x लिख ही लिया है, और मुझे इसको लिख लेता हूं u। ठीक है, इसको क्या लिख लेता हूं? u। तो टाइम अगर मुझे निकालना हो तो किस प्रकार से निकालता? मैं बोलता यही h जो है वो हाफ gt² के बराबर आ जाएगा। ठीक है, और यहां से टाइम जो मिलेगा मुझे वो √2h/g के बराबर मिलेगा, √2h/g के बराबर मिलेगा। ये फॉर्मूला अगर याद रह जाए तो कोई खराब बात इसके अंदर नहीं है, आप जल्दी से इसको लगा के वैल्यू निकाल सकते हो। और कितनी दूरी पे जाएगा अगर ये निकालना हो तो x जो है वो ut के बराबर होता है, तो x के बराबर हो जाएगा u इंटू √2h/g के बराबर हो जाएगा। ठीक है, ये अगर फॉर्मूला, ये फिर भी अगर नया याद रहे तो कोई बात नहीं, ये वाला अगर याद रख रहे तो अच्छी बात है, आपको याद रहा तो उसके अंदर फॉर्म आपके कैलकुलेशन को फास्ट ये चीजें कर देते हैं। ठीक है, तो ये हुआ फॉर्मूला टाइम का।
आज हमने क्या क्या डिस्कस किया, आज हमने चर्चा की है किसके, प्रक्षेप्य गति में, जिसमें हमने पहले क्वेश्चन देखा क्षैतिज परास के ऊपर, कुछ थोड़ी बहुत चर्चा बड़ी आगे बढ़ाई जो पिछली क्लास में हमने करी थी। उसके बाद हमने क्षैतिज प्रक्षेपण देखा है, ऊंचाई से क्षैतिज प्रक्षेपण देखा है कि ऊंचाई से अगर हम खड़े हैं, ऊंचाई से प्रक्षेपित करते हैं किसी चीज को तो किस प्रकार आगे गिरती है, कैसे परवलयिक पथ लेती है। हमने प्रूव किया कि उसका जो पथ होगा वो परवलयिक होगा, उसके ऊपर एक सवाल हमने देखा। इसी चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे होमवर्क्स के साथ, ठीक है। अब हम जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे, क्वेश्चन आपके बढ़ते जाएंगे, क्वेश्चन आपको मिलते जाएंगे करने के लिए, आप बिल्कुल क्वेश्चन करते रहिए, साथ साथ चलते रहिए, ठीक है। तो अभी अच्छी क्लास को हम यहीं पर खत्म करते हैं और फिर हम आगे मिलेंगे, ठीक है। तो थैंक यू।